हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जैसे रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, उनके एग्जाम के लिए। और जो आने वाली वैकेंसीज है जैसे रेलवे डी ग्रुप, एनटीपीसी और डिफेंस के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, एसएससी एमटीएस के लिए, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, एग्जाम क्रैक कर सको, इस बात का ध्यान रहे। इसी के साथ अपन आज फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूँ। समय और शब्द का प्रयोग बिल्कुल सावधानी से कीजिए। किस किस का प्रयोग? एक तो समय और एक शब्द का प्रयोग, क्योंकि अगर इनका आप लापरवाही से उपयोग करोगे तो ना तो ये दोबारा मौका देता है और ये ना दोबारा कभी वापस आते हैं। इस बात का ध्यान रहे। इसी के साथ आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे सामने बहुत सारे आज स्टूडेंट भी बैठे हैं, तो मेरी क्लास उनके लिए थोड़ी ढंग से प्रॉपर तरीके से होगी। कि देखो, पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है, इनकी मनाने का क्या उद्देश्य है, कब इनकी शुरुआत हुई थी, इस बात का भी ध्यान रहे कि विश्व जनसंख्या दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। और हमारी जो 11 जुलाई है वो कल ही थी। और जनसंख्या को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के अंदर जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस बात का भी ध्यान दें। तो देखो, प्रथम कब मनाया गया जनसंख्या दिवस? तो ये मनाया गया 1989 के अंदर। कब मनाया गया? 1989 के अंदर प्रथम जनसंख्या दिवस मनाया गया है। और इसके जो थीम क्या थी, 2024 की जो थीम का मतलब होता है विषय, और 2024 की जो थीम थी ना, वो थीम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो थीम से रिलेटेड भी पूछते हैं। और थीम है कि किसी को भी पीछे ना छोड़े, सभी की गिनती करें। तो आपको पता है ना कि हमारे जो देश वर्ष के अंदर हर 10 वर्ष के अंतराल के अंदर जनसंख्या की गिनती होती है, और 10 वर्ष के अंतराल जनसंख्या की गिनती होती है। और उस समय जो हमारी एक थीम होती है, और उस समय भी थीम होती है, और प्रत्येक वर्ष जो जनसंख्या दिवस मनाते हैं उस समय भी एक हमारी थीम होती है। थीम क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति हो सके, उसकी गिनती होनी चाहिए, पूरे विश्व के अंदर गिनती होनी चाहिए, और उनकी एक संख्या होनी चाहिए कि क्या है, और इनकी जो जनसंख्या है इनकी गिनती कौन कर सकता है। तो जनसंख्या एक नियंत्रण बोर्ड है, और जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड है वो इनकी गिनती करता है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से गिनती करता है, और इनको पूरे विश्व के अंदर कितने लोग हैं, कितने अरब जनसंख्या है, इनके बारे में बताता है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारी लक्ष्य सीरीज शुरू होती है। लक्ष्य सीरीज के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लक्ष्य सीरीज में यह है कि प्रथम भारत की प्रथम जनगणना, भारत की जो प्रथम जनगणना है वो कब हुई थी, इस बात का भी ध्यान रहे। तो ये प्रथम जनगणना हुई थी 1872 के अंदर। कब हुई थी? 1872 के अंदर जो हमारे देश की प्रथम जनगणना हुई थी, और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काम, जो वाइसराय था। कौन था? वाइसराय था लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो के काल में हमारे देश की
प्रथम जनगणना हुई थी, इस बात का भी ध्यान रहे, कब हुई थी? 1872 के अंदर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी विधिवत रूप से आधिकारिक जनगणना, आधिकारिक जो जनगणना है और वो हुई थी 1881 के अंदर। कब हुई थी? 1881 के अंदर जो हमारी आधिकारिक रूप से जनगणना हुई थी और वो हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। कौन था? और ये भी वायसराय था, और वायसराय का नाम है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के काल के अंदर भारत की जो प्रथम है जो आधिकारिक रूप से जनगणना हुई थी, इस बात का भी ध्यान रहे। एक बार जो उदाहरण चाहिए उदाहरण लो। उसके बाद देखो अगला, इसी के अंदर लक्ष्य सीरीज के अंदर मैं और भी जाऊंगा क्योंकि ये लक्ष्य सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो प्रथम 10 की जनगणना की शुरुआत, जो 10 की जनगणना है ना, जो जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? पर क्योंकि आपको पता है ना कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। जैसे 2011 में हुई थी और उसके बाद 2021 के अंदर होनी थी, लेकिन हुई नहीं क्योंकि हमारे देश के अंदर कोरोना उच्च स्तर पर था। इसी को ध्यान में रखते हुए जनगणना नहीं हुई थी। लेकिन जो प्रथम 10 की जनगणना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1901 के अंदर। कब हुई थी? 1901 के अंदर प्रथम 10 की जनगणना की शुरुआत हुई। और भारत में आज तक कितनी जनगणना हुई? क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। कितनी जनगणना हुई, कब स्टार्ट हुई, किसके समय में हुई, किसके द्वारा की गई, कितने वर्षों में होती है, 10 की जनगणना कब होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन का आपको आना चाहिए कि जो भारत की आज तक की जनगणना है वो है 15वीं, क्योंकि लास्ट हमारी जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 के अंदर। कब हुई थी? 2011 के अंदर हुई थी और वो है 15वीं। लेकिन एक क्वेश्चन और उत्पन्न होता है। कौन सा क्वेश्चन होता है कि स्वतंत्र भारत में कितनी जनगणनाएं हुई? कि स्वतंत्र भारत में कितनी जनगणना हुई? तो स्वतंत्र भारत के अंदर आज तक 7वीं जो जनगणना हो चुकी है, क्योंकि जो सबसे पहले जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 के अंदर। कब हुई थी? 1951 के अंदर हमारे देश की स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी और वो हुई थी 1951 के अंदर। और उसके बाद दूसरी जनगणना हुई वो हुई 1961 के अंदर, तीसरी 71 के अंदर, चौथी 81 के अंदर, पांचवी 91 के अंदर और 6 जनगणना हुई थी वो 2001 के अंदर और 7वीं जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 के अंदर। इस बात का भी ध्यान रहे कि जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उस स्वतंत्र देश के अंदर आज तक 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। लेकिन जिस समय से जनगणना शुरू हुई उस समय से लगाकर आज तक हमारे देश में 15 जनगणनाएं हो चुकी है। कितनी जनगणना हो चुकी है? 15। लेकिन 10वीं जनगणना की शुरुआत पूरे विश्व के अंदर हुई वो हुई 1991 के अंदर। और उसके बाद देखो लक्ष्य सीरीज का अगला पार्ट। उसके बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर।
तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 10 की वृद्धि दर करीबन जो 10 की वृद्धि दर है ना, वो थी 2011 के अनुसार 21% के लगभग थी, क्योंकि 21% के आसपास लगभग दिखा रही थी। वो थी 10 की वृद्धि दर कि पूरे 10 वर्षों के दौरान जो जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है भारत के अंदर वो लगभग 21% हुई है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत, क्योंकि बहुत सारे देश है आपको पता है ना, और बहुत सारे देशों के अंदर खूब जनसंख्या है, और प्रथम स्थान पर देखा जाए तो चाइना सबसे प्रथम स्थान में से एक है। लेकिन इस पूरे जो संसार के अंदर है ना, इस पूरे विश्व के अंदर जो इतने बहुत सारे 209 के करीबन देश है, और उन 209 देशों में से जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना, वो प्रतिशत है, ये देखो, ये पूरे विश्व की जनसंख्या, और इस पूरे विश्व की जनसंख्या में जो भारत का प्रतिशत है वो है 17.7%। बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारतीय कभी भी मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, वो बहुत आगे बढ़ते हैं। इस बात का ध्यान रहे। इसी के साथ ये पूरे विश्व की जनसंख्या है, इनमें से जो भारत की जनसंख्या है, जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 17.7%। और विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? और वो है चीन, जिनको चाइना कहते हैं। चीन है जो विश्व में प्रथम स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, लेकिन जो हमारा प्रतिशत है वो है 17.7%। और उसके बाद देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनसंख्या से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इस बात का भी क्लियर करते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पता है ना कि भारतीय लोग जिस जगह पर, जैसे आपको पता नहीं श्रीलंका के अंदर भी जब श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948, उससे पहले अंग्रेजों ने कुछ मजदूरों को वहाँ पर ले जाकर बसाया था, और आज श्रीलंका की 40% की जनसंख्या के आसपास भारतीय है। आप मॉरिशस का देख लो, यहाँ से कुछ मजदूर वहाँ गए थे, आज तो वहाँ का प्रधानमंत्री भारतीय बनता है। तो भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी, और विदेशों के अंदर भी बड़ी संख्या में है। और उसके बाद जनसंख्या घनत्व, - 2011 की जनगणना के अनुसार कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 वर्ग किलोमीटर, कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 382 लोग रहते हैं, वो है भारत का जनसंख्या घनत्व। भारत का क्या है? जनसंख्या घनत्व। और उसके बाद देखो और उसके बाद भारत का लिंगानुपात, कि भारत का लिंगानुपात कितना है, कितनी महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है, इस बात का ध्यान रहे। और वो है जनगणना 2011 के अंदर, और वो है 943 लिंगानुपात। कितना है? 943। तो निकालते कैसे, इस बात का ध्यान रहे कि महिलाओं की संख्या और बटा पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या के आधार पर जो जनसंख्या घनत्व है वो निकालते हैं। जैसे 943 बटा 1000, इस आधार पर है जो हमारे देश के अंदर जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, कि पूरे विश्व के अंदर बहुत कम ही। लेकिन भारत का लेवल और भी ठीक है, कि इस बात का भी ध्यान रहे कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि अगर 1000 पुरुष है और 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या तो 943 ही है,
तो करीबन करीबन जो 57 पुरुष हैं वो तो बेचारे कुंवारी मर जाएंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे, इस बात का भी ध्यान रहे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी सरकार का जो मिशन है, जो हरियाणा से शुरू किया गया था पानीपत से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि जब 1000 पर इतने सारे पुरुष कमाने रह रहे हैं तो देश की जनसंख्या तो लाखों करोड़ों के अंदर जनसंख्या है और 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। तो मानो कितने पुरुष यूं ही घूम रहे हैं। और उसके बाद देखो लक्ष्य सीरीज का अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि भारत में साक्षरता दर, तो भारत की जो साक्षरता दर है ना, वो है 74.4%। कितनी है? 74.4% है। क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे देश की साक्षरता दर कितनी है, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, इस बात का ध्यान रहे। तो इस और देखो कॉमन अगर पूछे कि भारत की जो साक्षरता दर कितनी है तो है 74.4%। लेकिन पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है, इस बात का भी ध्यान रहे। तो आपको आना चाहिए कि जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 82.14%। कितने हैं? 82.14% है पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर है वो है 65.46%। 65.46% है वो है महिला साक्षरता दर। इस बात का भी ध्यान रहे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत के अंदर पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए 82 पॉइंट। महिला साक्षरता कितनी है तो याद होना चाहिए 65.46। और भारत की साक्षरता दर कितनी है तो ये 74.4। इस बात का ध्यान रहे। और उसके साथ मेरा एक लक्ष्य सीरीज का एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 से बढ़ूंगा कि भारत का वो राज्य जहां साक्षरता दर सर्वाधिक है, सबसे अधिक है साक्षरता, ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे पढ़े लिखे राज्यों में से एक है और जिनकी साक्षरता दर 96% के आसपास है और वो बहुत ही विकसित राज्यों में से एक है भारत का, और वो भारत का राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। और केरल राज्य के अंदर बहुत विकसित राज्यों में से एक है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपको लोग पढ़े लिखे नजर आएंगे, नाम मात्र के लोग हैं जो अनपढ़ नजर आएंगे। और केरल की जो नर्स है ना वो पूरे देश भर में आपको कहीं भी मिल जाएगी, इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि भारत जो जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक वर्दी दर वाला राज्य, ऐसे तो देखो हमारा उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तो बहुत मेहनती राज्य, इनके अंदर तो जनसंख्या बढ़ती है 20 से 25% अपनी से जनसंख्या की, 20 से 22, 18%, 19% तो कभी कम रहती नहीं, इतनी जनसंख्या वृद्धि दर होती है। लेकिन भारत का एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या नकारात्मक है, और नकारात्मक मतलब जनसंख्या घटी है, जनसंख्या बढ़ी नहीं है, और वो राज्य है नागालैंड। और नागालैंड की जो मातृभाषा है ना और वो है इंग्लिश। इस बात से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, तो नागालैंड है।
और नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिनकी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, मतलब नाम मात्र की जनसंख्या नहीं बढ़ी है, सामने उल्टा जनसंख्या घटी है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्लेस्टिक युद्धाभ्यास 2024 किन किन देशों के मध्य होगा? देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि युद्ध अभ्यास से आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते हैं कि युद्ध अभ्यास क्या है। आपको लगातार कम से कम 50 युद्ध अभ्यास याद होने चाहिए और किन किन देशों के मध्य हो रहा है ये होना चाहिए, क्योंकि आज के समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 4 1 2 3 और इस प्रकार से, और आएगा क्वेश्चन के मिलान कर। अगर आपको बहुत सारे युद्ध अभ्यास अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप क्या मिलान करोगे? अगर मिलान नहीं कर पाओगे तो एग्जाम करेक्ट नहीं होगा। इस बात का ध्यान के साथ आपको बहुत सारे युद्ध अभ्यास हैं वो याद होने चाहिए, ताकि आप किसी भी युद्ध अभ्यास का मिलान कर सको। और अगर आप मिलान कर पाओगे तो ऐसे टफ क्वेश्चन वही दे सकता है जो स्टूडेंट पढ़ता है। तो देखो ये किस किस के मध्य होता है? ये होता है अजरबैजान प्लस कजाकिस्तान। अजरबैजान और कजाकिस्तान है, इन दोनों देशों के मध्य ये युद्ध अभ्यास होता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत भी इस अभ्यास के अंदर भाग लेगा। भारत भी इस अभ्यास के अंदर क्या लेगा? भाग लेगा। और इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बैलिस्टिक युद्ध अभ्यास है किन किन देशों के मध्य होता है? तो अजरबैजान, कजाकिस्तान और भारत, इन देशों के मध्य है जो युद्ध अभ्यास होता है। इस बात का भी ध्यान रहे। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके साथ ही मैं एक लक्ष्य सीरीज देना चाहूंगा, और छोटी सी लक्ष्य सीरीज होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। लक्ष्य सीरीज नंबर 2। क्या है लक्ष्य सीरीज? कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रमुख सलाहकार किसे बनाया गया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है कि जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक जो अनुसंधान परिषद है, इसकी जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है, क्योंकि ये कल का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है और वो बहुत ही फेमस है। इस बात का ध्यान रहे कि वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो अध्यक्ष है, उनके प्रमुख हैं, वो किसे बनाया गया है? और वो बनाया गया है सौम्या स्वामीनाथन, जो भारत की और विश्व के प्रमुख जो स्वास्थ्य वैज्ञानिकों में एक है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो प्रमुख सलाहकार रही है और वो है स्वामीनाथन। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है
इनके प्रमुख कौन है, इनकी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, ऐसे क्वेश्चन आगे आगे आने वाले एग्जाम के अंदर, जैसे सीईटी का एग्जाम होगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कि मध्य रेलवे ने भारत की किस झील को तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मध्य रेलवे ने भारत की किस झील पर फ्लोटिंग सोलर का उद्घाटन किया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे भी झीलों के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि झीलों पर बड़े बड़े सोलर सिस्टम लगा रहे हैं ताकि झीलों का पानी भी सुरक्षित रहे, ज़्यादा पानी का भी वाष्पीकरण ना हो, और इसी के साथ झीलों से हमें जो ग्रीन ऊर्जा मिलती है वो भी प्रॉपर तरीके से मिलती रहे, किसी भी कोयले का भी उपयोग ना हो। इस बात के लिए सरकार है जो हमारी अग्रसर हो रही है, क्योंकि वर्ष 2047 तक भारत को कार्बन मुक्त बनाना है। इसीलिए ध्यान में रखना, जो इगतिपुरी झील है, कौन सी झील है, इगतिपुर, जो इगतिपुरी झील है, और ये इगतिपुरी झील कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। जो इगतपुरी झील है वो महाराष्ट्र के अंदर है, और इस झील को बहुत ही महत्वपूर्ण झीलों में से एक माना गया है। इसी पर बड़ी संख्या के अंदर सोलर सिस्टम लगाया गया है ताकि वो हमें ग्रीन ऊर्जा दे सके, और जो भारत जो कार्बन मुक्त है, भारत को कार्बन मुक्त करने का जो उद्देश्य है, इसी का कदम है, क्योंकि 2047 तक जीरो कार्बन करने का जो भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य के आधार पर बड़ी संख्या के अंदर ग्रीन ऊर्जा का जो निर्माण किया जा रहा है। और उसके बाद महाराष्ट्र की प्रमुख झीलें, कि महाराष्ट्र में प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, और इसका भी ध्यान रहे कि महाराष्ट्र के अंदर एक है अंबाझरी झील, ये कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। और उसके बाद दूसरी है सलीम अली झील, और तीसरी एक महत्वपूर्ण झील है जिनको कहते हैं लोनार झील। क्या कहते हैं, लोनार झील। मैं इनको वहां पर लिखूंगा क्योंकि महाराष्ट्र में उनके बारे में मेरे को थोड़ा सा समझाना भी है, इस बात का भी ध्यान रहे। और वो है लोनार झील, और जिनको लोनार भी कहते हैं। और ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की प्रमुख झील है। क्यों झील है, क्योंकि जब उल्का पिंड इनका निर्माण कैसे हुआ, इस बात का ध्यान रहे। जो निर्माण है ना, निर्माण इस झील का क्या कहा जाता है कि जब उल्का पिंड है ना, जो उल्का पिंड जो पृथ्वी से टकराए थे, पृथ्वी से टकराने से इस झील का निर्माण हुआ। इस झील का क्या हुआ, निर्माण। और ये झील जब आप बाहर से देखोगे ना तो पूरी एक रक्त की तरह दिखाई देती है। इस बात का भी ध्यान रहे कि इसको रक्त झील भी कहा जाता है, क्योंकि ये झील जब आगे से जब दूर से देखते हैं ना तो बिल्कुल लाल लाल दिखाई देती है, रक्त की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे लोनार झील कहते हैं। और इनका निर्माण कैसे हुआ, तो कहा जाता है कि जब उल्का पिंड गिरे थे और जो उल्का पिंड पृथ्वी से टकराए थे, एक बहुत बड़ा गोला था, और वो गोला जब पृथ्वी से टकराया
उस समय उस झील का निर्माण हुआ, वो झील थी लोनार झील। और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर आप बताना चाहो तो एक बार बता। देखो क्वेश्चन नंबर 4, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण 2024 और 2025। वार्षिक वित्तीय विवरण 2024 और 2025 संसद में कब पेश किया जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण जो हमारे देश का कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय विवरण को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? बजट। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? बजट। जो हमारा प्रत्येक वर्ष फरवरी में ही आता है और फरवरी के अंदर ही जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जो हमारी संसद के अंदर पेश किया जाता है, और इनको पेश कौन करते हैं? वो करते हैं वित्त मंत्री। कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री। लेकिन कब पेश किया जाएगा? इस बार वो किया जाएगा जुलाई के अंदर, और वो है 23 जुलाई को। इस वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण है जो बजट है वो हमारा पेश किया जाएगा। इस बात को भी आपका नॉलेज होना चाहिए कि बजट हर वर्ष आता है। कब आता है? प्रत्येक वर्ष आता है। लेकिन जब इलेक्शन का समय हो तो हमारा अंतरिम बजट आता है, वो छोटा सा बजट होता है, लेकिन पूरी तरह से जो पूर्ण बजट है वो जुलाई के अंदर पेश किया जाता है इलेक्शन के समय। और पेश कौन करते हैं? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री हमारी कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण है, जो हमारा इस वर्ष भी बजट पेश करेगी। और लगातार 2019 से लगातार अब तक है जो हमारा बजट है जो निर्मला सीतारमण ही पेश कर रही है। लेकिन प्रथम बजट किसने पेश किया था? ये क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है, क्योंकि देश के अंदर कौन है प्रथम, इस बात को लेकर आता है। तो प्रथम बजट है वो किसने पेश किया था? वो किया था जॉन मथाई, जो भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। और उन्होंने भारत का ये बजट है जो पेश किया था। और बजट जो पेश करना है वो भारत के किस अनुच्छेद के अंदर आता है, किस आर्टिकल के अंदर बजट का विवरण दिया गया है? वो दिया गया है 112 के आर्टिकल 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण है उनका उल्लेख किया गया है। बजट कौन पेश करता है? तो देश की वित्त मंत्री। कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण है। प्रथम बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने किया था। किस अनुच्छेद के अंदर का वर्णन है? वह है अनुच्छेद 112 है। और प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंदर बजट पेश किया जाता है। लेकिन जब इलेक्शन का समय हो उसके अंदर अंतरिम बजट आता है, और जो पूर्ण बजट है वो जुलाई के अंदर आता है। इस बात का भी ध्यान रहे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।